स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा रॉबर्ट कियोसाकी का। अगर आपने ये नाम नहीं सुना है तो आपने ज़रूर एक बुक का नाम सुना होगा, रिच डैड पुअर डैड। ये बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, और इन्होंने एक ट्वीट किया, बाय बाय डॉलर, द यूनिट इज कमिंग। वास्तव में पिछले 80 सालों से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को एक ही मुद्रा चला रही है, और वह है डॉलर, अमेरिकन डॉलर। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था एक अजीब से मोड़ पर खड़ी है, जहां पर न तो पूरी तरीके से संकट का दौर है और ना ही पूरी तरीके से स्थिरता का दौर है। असली भूचाल उस सवाल को लेकर के है जिस पर दशकों से किसी ने प्रश्न उठाने की हिम्मत नहीं की। प्रश्न यह है कि क्या डॉलर हमेशा के लिए दुनिया की सबसे ताकतवर मुद्रा बनकर रहेगा? आज यह सवाल अगर हम हाल के महीनों में देखें तो यह सरकारों और अर्थशास्त्रियों से आगे बढ़कर कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के निवेशकों, सेंट्रल बैंक्स के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने उठाना शुरू कर दिया है। IMF ने हाल ही में खुद ही स्वीकार किया है कि ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में डॉलर का हिस्सा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और इसी पृष्ठभूमि में, इसी व्यापक पृष्ठभूमि में बार बार एक नाम सामने आता है, और वह नाम है ब्रिक्स का। और ब्रिक्स से जुड़ा हुआ एक और नया नाम आ गया है, द यूनिट। सवाल यह नहीं है कि डॉलर आज खत्म होगा या नहीं होगा। सवाल यह है कि क्या दुनिया अब एक ऐसे मॉनेटरी सिस्टम का विकल्प तलाशने में लग गई है जहां पर डॉलर अकेले डोमिनेट नहीं करेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉलर डोमिनेंस की बात करते हैं। देखिए, डॉलर की अगर हम बात करें तो डॉलर की ताकत को केवल करेंसी की ताकत के तौर पर देखना एक बड़ी गलती होगी। डॉलर वास्तव में एक पावर स्ट्रक्चर है, एक शक्ति का अपने आप में ढांचा है। यह ग्लोबल रिजर्व असेट है और इंटरनेशनल ट्रेड्स के सेटलमेंट में इस्तेमाल की जाने वाली, यूज की जाने वाली सबसे बड़ी मॉनेटरी यूनिट। और अब क्या हो रहा है, पिछले कुछ वर्षों से अगर हम देखें तो डॉलर का इस्तेमाल वेस्ट और स्पेशली USA क्या करता है, सैंक्शंस के लिए करता है। स्विफ्ट से बाहर कर दिया जाता है कंट्रीज को, मसलन ईरान को बाहर कर दिया गया, रशिया को बाहर कर दिया गया। स्विफ्ट क्या है? स्विफ्ट एक इंटरनेशनल पेमेंट सेटलमेंट का सिस्टम है। उससे बाहर कर देना, डॉलर असेट्स को फ्रीज कर देना, इससे क्या होता है कि यह केवल आर्थिक प्रतिबंध नहीं होता, यह एक राजनीतिक ब्लैकमेल हो जाता है। और यहीं से शुरू होता है कई देशों के मन में आया हुआ वह प्रश्न जो सोचता है, जहां पर प्रश्न उठता है कि अगर एसएस को बंद किया जा सकता है, अगर डॉलर को इस तरीके से रोका जा सकता है, तो हमें कोई अल्टरनेटिव रास्ता तलाशना होगा। और इसी अल्टरनेटिव रास्ते के तलाशने के विचार के साथ ही शब्द आ जाता है डी डॉलराइजेशन का। देखिए, डी डॉलराइजेशन को अक्सर डॉलर हटाने की साजिश के तौर पर देखा जाता है। हकीकत यह है, यह कोई क्रांति नहीं है, बल्कि शुद्ध रूप से ग्लोबल साउथ के द्वारा अपनाई जा रही जोखिम प्रबंधन की रणनीति है। यह रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है। ब्रिक्स देशों ने यह कभी भी नहीं कहा कि वे डॉलर को रिजेक्ट कर रहे हैं। बस ये कहना चाहते हैं ब्रिक्स कंट्रीज की सिर्फ डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता हमारी स्वायत्तता के लिए खतरा है, हमारे लिए एक प्रकार से आत्महत्या के जैसी रिस्की है। इसीलिए लोकल करेंसी में ये देश ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं, गोल्ड रिजर्व्स को रिकॉर्ड स्तर पर अल्टरनेटिव के तौर पर एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ डॉलर केंद्रित सिस्टम के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। जमीन अब तैयार हो चुकी है, और उस जमीन को जो तैयार किया गया है वहां से विचार जन्म लेता है और क्रियान्वित भी होता है द यूनिट का। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि ब्रिक्स के पास इतनी पावर कैसे आई। देखिए, ब्रिक्स कोई प्रतीकात्मक संगठन नहीं है। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ग्लोबल जीडीपी का लगभग 1/3 यानी कि 36% हिस्सा ब्रिक्स कंट्रीज के पास है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो दुनिया की लगभग आधी आबादी, 45% जनसंख्या का रिप्रेजेंटेशन अकेले ब्रिक्स कर रहा है। और इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण रूप से अगर हम देखें तो इधर जब नए मेंबर्स ऐड हुए तो इनमें कई ऊर्जा उत्पादक देश जैसे कि UAE ब्रिक्स के साथ मिलता है, मिनरल रिच देश जैसे कि इथोपिया ब्रिक्स में मिल जाता है। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजिक तौर पर जो ब्रिक्स का विस्तार हुआ, उसने ब्रिक्स को ग्लोबल साउथ की अजेय आर्थिक आवाज के तौर पर स्टैब्लिश किया। और ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स
मॉनेटरी यूनिट नहीं है, मॉनेटरी यूनियन नहीं है। इसके पास ना तो कोई कॉमन सेंट्रल बैंक है और ना ही यूनिफॉर्म इन्फ्लेशन फ्रेमवर्क है। तो यहां से ब्रिक्स की वास्तविकता को समझना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन पर कि द यूनिट क्या है। देखिए, द यूनिट को करेंसी समझना एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होगी। द यूनिट जो है कोई करेंसी नहीं है, यह क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट और अकाउंटिंग के लिए एस्टैब्लिश की गई ब्रिक्स की एक इकाई है, एक यूनिट है। इसमें क्या है कि इसमें गोल्ड को फाउंडेशन के तौर पर यूज किया जाता है। यह गोल्ड बैक्ड है पहली चीज, और सिस्टम को विश्वास और स्थिरता प्रदान करने के लिए इसको गोल्ड बैक्ड बनाया गया है। तीसरी चीज, इसमें वैल्यूएशन कैसे होता है द यूनिट का। द यूनिट का जो वैल्यूएशन है वो वास्तव में बास्केट अप्रोच से होता है, जिसमें ब्रिक्स सदस्य देश की मुद्राओं को एक दूसरे के मुकाबले भारित माध्यम से एवरेज किया जाता है और उसके हिसाब से द यूनिट की वैल्यू डिसाइड की जाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य डॉलर का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि डॉलर पर निर्भरता के बिना व्यापार के रास्ते बनाना है, एक आसान तरीका बनाना है जहां डॉलर डोमिनेंस हमें झेलना ना पड़े। तो ब्रिक्स को डॉलर की जरूरत के बिना गोल्ड बैक्ड यूनिट के साथ ट्रेड करने के लिए यह काम किया गया है। महत्वपूर्ण रूप से इसके पीछे गोल्ड जोड़ने का क्या रीजन है, गोल्ड का क्या रोल है? देखिए, गोल्ड वास्तव में केवल आर्थिक नहीं, मनोवैज्ञानिक तौर पर भी एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। गोल्ड एक ट्रस्ट असेट है और उसके साथ साथ इसमें पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी भी है, किसी एक देश की पॉलिटिक्स से यह नहीं चलता। तो महत्वपूर्ण रूप से अगर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों को देखें तो सेंट्रल बैंक्स ने जो गोल्ड एक्यूमुलेट किया है उसमें ब्रिक्स बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। यह एक वैश्विक रुझान तो है ही है, लेकिन ब्रिक्स ने इसमें बड़े पैमाने पर और बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा किया है। और इसी ट्रेंड को मार्केट एनालिस्ट्स एक तरीके से डॉलर कोलैप्स की बेसिक कहानी के तौर पर भी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, गोल्ड जो है वो संकट के समय सहारा है, इस पर ऐतिहासिक विश्वास है। राजनीतिक तटस्थता के साथ साथ यह मुद्रास्फीति से बचाव भी करता है। तो रॉबर्ट कियोसाकी जैसे निवेशक जब गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन जैसे फिएट करेंसीज को विकल्प के तौर पर देखने लगते हैं तो यहां एक स्पष्ट डिस्टिंक्शन करना बहुत जरूरी है कि मार्केट ओपिनियन और गवर्नमेंट पॉलिसी में क्या चल रहा है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस और मॉनेटरी सिस्टम में क्या डिजाइन चल रही है। आज तक IMF हो, BIS हो या किसी सेंट्रल बैंक ने ओपनली या नहीं कहा है कि ब्रिक्स ने कोई रिजर्व करेंसी लॉन्च की है। ये एक करेंसी नहीं है, यही मैं आपको बार बार बता रहा हूं। लेकिन महत्वपूर्ण रूप से अगर यह करेंसी नहीं है तो इसको इतनी हाइप क्यों दी जा रही है, इसको इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि देखिए, ब्रिक्स ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर जिस चीज को शो किया है वो क्या है कि वह डॉलर के वेपनाइजेशन की सच्चाई को समझ चुका है और वह इसके पूरी तरीके से अगेंस्ट है। साथ ही साथ जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उसके प्रति असंतुष्टि बहुत ज्यादा और असुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और ग्लोबल साउथ अब डिसाइड कर चुका है कि उसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए रशिया से, USA के साथ। और यहां इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी एक प्रॉपर खुद की सेटलमेंट सिस्टम स्टैब्लिश करे और यहां पर बहुत महत्वपूर्ण रूप से द यूनिट को लाया गया है। अब इन सब चीजों के बीच में हमें यह समझना चाहिए कि भारत के लिए यह कैसे मायने रखता है, भारत के लिए कैसे है। तो भारत के लिए देखिए, यह स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग का एक ऑप्शन है जहां पर हम रणनीतिक तौर पर अपना संतुलन बनाएंगे। ना तो हम डॉलर को छोड़ रहे हैं, ना ही हम ब्रिक्स को छोड़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो रूपी है उसके इंटरनेशनलाइजेशन में हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर ब्रिक्स देशों में और मेंबर कंट्रीज के साथ ट्रेड बढ़ता है जिसमें हम रूपी में ट्रेड कर सकते हैं तो हमें इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपीज में फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ ब्रिक्स में हमारा एंगेजमेंट और ग्लोबल साउथ की हमारी लीडरशिप की जो एस्पिरेशन है वो ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फाई होगी। एक बात बहुत क्लियरली समझिएगा कि निष्कर्ष यह है कि द यूनिट एक इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट है, डॉलर का अंत नहीं है। यह एक डॉलर के अविवादित प्रभुत्व की जो स्थिति थी उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है जो ब्रिक्स की तरफ से उठाया गया है। यह कहानी केवल करेंसी की नहीं है बल्कि शक्ति, विश्वास और नियंत्रण की है। साथ ही साथ दुनिया अब मल्टीपोलर फाइनेंशियल वर्ल्ड की तरफ बढ़ना चाहती है। यह इंडिकेशन बहुत स्ट्रांगली द यूनिट के माध्यम से ब्रिक्स दे रहा है।
तो जहां डॉलर को समाप्त तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन डॉलर के विकल्पों को मजबूत किया जा सकता है और डॉलर पर डिपेंडेंसी कम की जा सकती है। आप क्या सोचते हैं, क्या दुनिया मल्टी करेंसी ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है? क्या आपको लगता है कि यह मल्टी करेंसी वर्ल्ड ऑर्डर जो होगा, ऐसा प्रयोग सफल हो सकता है? क्या डॉलर आपको लगता है कि हमेशा अपरिहार्य रहेगा? अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताइएगा, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण रूप से आपको मैं एक घोषणा भी करना चाहता हूं कि वर्ष 2028 के लिए जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, या वर्ष 2027 के लिए जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उन सब के लिए हमारे पास प्रतिज्ञा प्लस बैच शुरू हो रहा है, जो कि फाउंडेशन P2I कोर्स है, जिसमें प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी। महत्वपूर्ण क्या है इसमें? महत्वपूर्ण यह है कि एडमिशन लेते ही आपको बुक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, क्लासेस शुरू हो रही हैं, और उसके साथ साथ आपको मेंटोरशिप दी जाएगी। 1-to-1 मेंटोरशिप होगी, मतलब आपको एक मेंटोर अलॉट किया जाएगा। टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस, रेगुलर क्लासेस और डेली क्लासेस के साथ साथ आपका CSAT, GS और मेंस के लिए एसए और बाकी सारे सब्जेक्ट, सब कुछ इसी बैच में, इंटरव्यू तक की तैयारी आपकी इसी बैच में कराई जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो इस समय हमारा फाइनल माइल सेल चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपको बहुत बड़े डिस्काउंट के साथ यही कोर्स मिल जाएगा। जैसे कि 2028 का कोर्स मात्र 28,999 में मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको ये सारी सुविधाएं रहेंगी और एक आप अच्छी तैयारी बेटर गाइडेंस के साथ कर सकेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये डिस्काउंट तब मिलेगा जब आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। आप इतने दिनों में समझ गए होंगे कि PK लाइव कोड आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दिलाता है स्टडी IQ के हर एक कोर्स पर। तो जब भी आप एडमिशन लेने जाएं, PK लाइव कोड लगाएं और जल्द से जल्द एडमिशन लें, क्योंकि ये सेल बहुत लिमिटेड समय के लिए है। जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं बैचेस में। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।